ओ। पारिभाषिक में हम कार्यकालम संज्ञा परिभाषाम यथोद्देश्यम संज्ञा परिभाषाएं देख रहे हैं। तो कार्यकालम संज्ञा परिभाषाम में भी दो अंश बना दिए हैं आचार्य ने। कार्यकालम संज्ञा अथवा कार्यकालाः संज्ञा, कार्यकाल वाली संज्ञाएं होती हैं और कार्यकाल वाली परिभाषाएं होती हैं। इसको दो अलग अलग ज्ञापकों से सिद्ध किया। तो कार्यकाल वाली परिभाषा होती है, इस बात का क्या ज्ञापक है मुदिता जी? अमुना ज्ञापक है। अमुना पे यहाँ पे जब कार्य करेंगे आगे, हाँ, आपको ऐसे बोलना चाहिए, नमूने सूत्र ज्ञापक है। ज्ञापक नमूने सूत्र बनाना ज्ञापक है। हाँ, तो कैसे ज्ञापक है? जब अमुना बनाएंगे तो अदस प्रातिपदिक से तृतीया का टा, फिर तदादि नाम से। बहुत संक्षेप में बताओ, वो तो सब सिद्धि सबने समझ ही ली, अब केवल बहुत संक्षेप से बताओ। तदादि नाम से अद आ आंगुनास्त्रियाम से ना भाव होकर के सुपीचा, यहाँ सुपीचा के दृष्टि में अदसो से दादुर दो महस असिद्ध हो रहा था, तो सुपीचा से अद आ, ऐसे में सुपीचा से दीर्घ प्राप्त हो रहा था। तो नमूने ये बोलता है कि न के पर रहते मुत्व सिद्ध होता है, असिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे मुत्व सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर से शंका होती है कि आंगोनास्त्रियाम, यहाँ पे ना भाव करने पर भी, करने में भी अदसो से दादुर दो महा असिद्ध रहता है। फिर ना भाव तो कर ही नहीं पाएंगे, जब ना भाव नहीं होगा फिर नमूने से मुत्व सिद्ध भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे नमूने से पता चलता है कि हाँ, मतलब ना भाव कर नहीं पाएंगे तो नमूने सूत्र कहना व्यर्थ है। ना के परे रहते मुत्व असिद्ध हो जाए, ऐसा कहना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो परे मिल ही नहीं पा रहा हमें। इस व्यर्थीकरण से पता चल रहा है कि ना के अभाव रहने पर भी मुत्व सिद्ध ही रहता है। उसको ऐसे कैसे अलग कर दिया? न अभाव ऐसा कर दिया आपने। अभाव नहीं है, भाव, और भाव का अर्थ होता है आदेश। तो ना भाव करने में, ना भाव करने में माने ना आदेश के करने में भी मुत्व असिद्ध नहीं ही होता है, सिद्ध ही रहता है। ठीक है, फिर अभी भी नहीं कार्यकालाः परिभाषा भवन्ति, इस पे तो नहीं पहुंचे अभी भी। लेकिन जब हम यहाँ पर भी अगर यथोद्देश्य पक्ष अगर माने तो फिर जब संज्ञा का यथोद्देश्य पक्ष ही माने तो यहाँ पे आंगोनास्त्रियम, यहाँ पे हमें घी संज्ञा चाहिए। तो आंगोनास्त्रियम जब शेषोघ्य सखी यह सिद्ध प्रकरण में है, और आंगोनास्त्रियम जब आंगोनास्त्रियम सिद्ध प्रकरण में जाएगा तो वहां पे अदसो। आंगोनास्त्रियम तो सिद्ध प्रकरण में ही है, जाएगा कैसे? मतलब अब आप प्रयोग को पकड़ के बताइए कि अमु आ ऐसी स्थिति में जब हम घी संज्ञा कराने, क्योंकि हमें घी संज्ञा चाहिए आंगोनास्त्रियम लगाने के लिए, तो अमु आ ऐसी स्थिति में जब हम घी संज्ञा कराने शेषोघ्य सखी के पास पहुंचेंगे, क्योंकि यथोद्देश्य प्रकरण में तो वो 1-4 में ही है, तो 1-4 में ही है, तो वहां पहुंचेंगे तो वहां पे अमु आ ऐसा दिख नहीं पाएगा। यद्यपि हम अमु आ बना चुके हैं, लेकिन मुत्तु तो असिद्ध हो जाएगा, तो वहां क्या दिखेगा हमें? अद आ ही दिखेगा, और अद आ की शेषोघ्य सखी सूत्र घी संज्ञा नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो फिर नमूने में जो मुत्व है तो आंगोनास्त्रियाम नहीं लग पाएगा जी। तो आंगोनास्त्रियाम नहीं लग पाएगा। ये समस्या फिर भी बनी हुई है ना? ना भाव नहीं हो पाएगा। तो इस समस्या का क्या उपाय है? आचार्य जी ने कार्यकाल पक्ष, संज्ञा सूत्रों का कार्यकाल पक्ष भी रखा है। तो फिर इसमें बीच में एक बात और बोलनी चाहिए। आंगोनास्त्रियाम नहीं लग पाएगा, आंगोनास्त्रियाम नहीं लग पाएगा ना तो ना नहीं हो पाएगा, ना नहीं हो पाएगा तो न परे रहते मुत्व असिद्ध नहीं होता, ऐसा कहना आचार्य का
व्यर्थ हो रहा है। लेकिन आचार्य ने तो कहा है, और आचार्य का कोई भी सूत्र व्यर्थ नहीं होता। इससे हम समझते हैं कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि ना परे मिलेगा, तो वो कब मिल सकता है? वो तभी मिल सकता है कि जब अमू की घी संज्ञा हो जाए। घी संज्ञा में हमें क्या ना दिखे, अद आ ना दिखे, बल्कि अमू आ ही दिखे, और अमू की घी संज्ञा हो सके। और अमू की घी संज्ञा होने का क्या उपाय है? कार्यकाल पक्ष, कि घी संज्ञा आंगोनास्त्रियम के पास ही पहुंच जाए। हाँ, तो फिर कार्यकाल पक्ष में कैसे बात बन जाएगी? कार्यकाल पक्ष में जो संज्ञा सूत्र है, आंगोनास्त्रियाम का जो स्थान है, शेषोज्ञ सखी का भी वही स्थान हो जाएगा। हाँ, तो घ्या फिर सखी नहीं शेषो। हाँ, शेषो घी सखी का वही स्थान हो जाएगा जो आंगोनास्त्रियम का है। तो फिर यहाँ पे असिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कार्यकाल पक्ष मान लिया तो कैसे जो है वो बात सिद्ध हो गई? हाँ जी, अनन्या जी बोलो। कार्यकाल पक्ष मान लिया तो क्या हो गया? तो आंगोन स्त्रियाम का अर्थ हो जाएगा, आंगोना स्त्रियाम, इसका अर्थ हो जाएगा कि घी संजक से उत्तर शेष की घी संज्ञा होती है। और इसका अर्थ ये कैसे हो जाएगा शेष की घी संज्ञा होती है? शेष की घी संज्ञा तो शेषोज्ञ सखी का ही अर्थ है। दोनों की एक वाक्यता हो गई। आप लोग न मुने में अभी एक ज्ञापक बना के आए हो ना? हाँ, ना भाव के करने में भी मुत्व सिद्ध ही रहता है, असिद्ध नहीं होता है, माने सिद्ध ही रहता है। ये ज्ञापक निकाल के आए ना? इस ज्ञापक को यहाँ बोलना चाहिए कि अभी अभी हमने ज्ञापक निकाला है कि ना भाव के करने में मुत्व सिद्ध ही रहता है। और ना भाव के स्थान वाली ही कौन हो चुकी है? घी संज्ञा। ना आदेश जिस सूत्र में होता है उसी सूत्र के स्थान वाली तो घी संज्ञा भी हो चुकी है ना। तो जब हम ना भाव के करने में मुत्तु को सिद्ध कह रहे हैं, तो घी संज्ञा के करने में भी मुत्तु क्या है? ये बात बोलनी पड़ेगी ना, बिना इसके बोले नहीं समझ में आएगा। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पारिभाषिक में अंतिम पंक्ति यही थी आपकी इस ज्ञापक की। तथा सती ने कर्तव्य यदि मुत्वस्य सिद्धत्व उच्यते, मिल गया 5वें पृष्ठ पर नीचे नीचे। तथा सती माने वैसे होने पर, वैसा कैसे होने पर? कार्यकाल वाली संज्ञा है ऐसा स्वीकार कर लेने पर। ने कर्तव्य यदि मुत्वस्य सिद्धत्व उच्यते, ना आदेश करने में यदि मुत्तु का सिद्धत्व कहा जा रहा है, जो कि कह दिया है हमने ज्ञापक से पहले ही, तो तदा घी संज्ञायाम अपि सिद्धत्व मुक्तमेव भवति। तो फिर क्या भी कह दिया गया एक तरह से कि घी संज्ञा के करने में भी मुत्व सिद्ध ही है, और घी संज्ञा के करने में मुत्व सिद्ध है तो घी संज्ञा हो जाएगी, समस्या नहीं। ठीक है, तो समस्या किस पक्ष में आ रही थी? अगर हम शास्त्र में केवल यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम माने तो समस्या थी, और उस समस्या का परिहार कैसे कर दिया है? कार्यकाल पक्ष को स्वीकार करके। महाभाष्यकार का एक वाक्य है, याद रखिए, पक्षांतरैर अपि परिहाराः भवन्ति। पक्षांतर से भी परिहार हो सकते हैं। ठीक है, कोई कहे कि हमने तो दोष इस पक्ष में दिया ही नहीं था, हमने तो यथोद्देश पक्ष में दोष दिया था, वहीं से समाधान करो। तो महाभाष्यकार कहते हैं कि कोई आवश्यक नहीं है कि आपने जिस पक्ष में दोष दिया उसी में समाधान किया जाएगा। पक्षांतरैरपि परिहाराः भवन्ति, पक्षांतर का ग्रहण करके भी परिहार किया जा सकता है किसी दोष का। तो यथोद्देश पक्ष में दोष था, उसका कार्यकाल पक्ष मान करके आचार्य ने समाधान कर दिया। ठीक है, तो ये किस बात का ज्ञापक है भाई? कार्यकालाः संज्ञाः भवन्ति, इतने का ज्ञापक निकाला है अभी। ठीक है, इसी तरह से कार्यकालाः परिभाषाः भवन्ति, इसका ज्ञापक भी बताया था आचार्य ने, है ना। कार्यकालाः परिभाषाः भवन्ति, ये बात क्यों माननी पड़ी देवस्वस्ति जी? मातृ और पितृ से उत्तर स्वसा को मूर्धन्य आदेश हो जाता है समास में। तो जब मूर्धन्य आदेश करेंगे तो उसमें दो सा रहते हैं, तो किसको करें मूर्धन्य आदेश? तो परिभाषा सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य आदेश परस्य। तो यदि यथोद्देश पक्ष हम मानते हैं तो वो जो मातृपितृभ्याम स्वसा ये असिद्ध प्रकरण में है और परिभाषा सूत्र सिद्ध प्रकरण में है, तो वो यहाँ जाएंगे इनके पास
सहायता लेने के लिए। सर्वनाम शब्द का प्रयोग कम से कम कीजिए जिससे सबको स्पष्ट रहे कि आप क्या बोल। मातृपितृभ्याम स्वसा जो असिद्ध प्रकरण में है, वो यदि सिद्ध प्रकरण में परिभाषा सूत्रों के पास आएंगे तो वो सूत्र जो है वो असिद्ध हो जाएगा। तो फिर हम कार्यकाल पक्ष, वो सूत्र सिद्ध हो जाएगा तो उपकार कर नहीं पाएंगे उसका, या दूसरी तरह से कहिए कि परिभाषाएं वहां पहुंच नहीं पाएंगी। यथोद्देश पक्ष है ना, तो परिभाषाएं अपने ही स्थान पे हैं, तो परिभाषाएं अपने स्थान पे हैं, वो वहां जा नहीं सकती। कहाँ, कौन कहाँ नहीं जा सकती है? हाँ, परिभाषाएं मातृपितृभ्याम श्वसा के पास जा नहीं सकती हैं उसका संस्कार करने के लिए, और मातृपितृभ्याम श्वसा यहाँ आएगा भी अगर सूत्र परिभाषाओं के पास, तो परिभाषाओं को दृष्टिगोचर नहीं होगा, है ना, दिखेगा ही नहीं। जो दिखेगा ही नहीं उसका उपकार कैसे करें? जो असिद्ध ही है, सामने दिख ही नहीं रहा, उसका उपकार करना फिर परिभाषाओं के लिए संभव नहीं होगा। तो फिर इसका क्या समाधान करें? पितृस्वसुष्ण मातृस्वसुश्च, इसमें आदि शकार को इसके मूर्धन्य हुआ है, तो ये समस्या थी अभी तक, ठीक है। यथोद्देश पक्ष में ये समस्या आ रही है कि जो परिभाषाएं सिद्ध प्रकरण में पढ़ी हुई हैं, वो परिभाषाएं असिद्ध प्रकरण में पढ़े हुए विधि सूत्रों का उपकार नहीं कर पा रही हैं, उनकी सहायता नहीं कर पा रही हैं। ये तो समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अब एक ज्ञापक निकालते हैं कि परिभाषाएं कार्यकाल पक्ष वाली भी होती हैं, और परिभाषाएं कार्यकाल पक्ष वाली होती हैं तो परिभाषाएं तत्त विधि सूत्रों के पास जा करके उनका उपकार करने में समर्थ हैं, कर सकती हैं, ठीक है। अब बात ये हुई कि कार्यकाल वाली परिभाषाएं होती हैं, ये बात हमें कैसे ज्ञात हो, तो उसके लिए आप बोल रहे हैं, अब बताएं। पितृस्वसुष्ण मातृस्वसुश्चा, ये सूत्र ज्ञापक है कि कार्यकाल पक्ष में परिभाषाएं जो है असिद्ध प्रकरण में जाती है। कैसे? पितृ स्वसुश्चा, इसमें स्वसा के आदि शकार को मूर्धन्य हुआ है। पितृस्वसुष्ण, पितृस्वसुष्ण मातृस्वसुश्च, इसमें भी आदि शकार को, स्वसा के आदि शकार को मूर्धन्य आदेश हुआ है। हाँ, तो कैसे ज्ञापक बना? इनको दो देवाराधना जी को। आचार्य जी ने प्रयोग किया है अपने शास्त्र में कि पितृस्वसुष्ण में जो शकार हुआ है, आदि शकार, इससे ज्ञापित होता है कि कार्यकाल पक्ष में तस्मादित्यस्य और आधे परस्य, ये अपने मातृ पितृभ्याम श्वसा के पास अपना स्थानीय का नियमन करने के लिए पहुंचे हैं। पितृस्वसुष्ण, इस सूत्र में आचार्य ने आदि शकार को मूर्धन्य किया हुआ है स्वसा शब्द के। मातृस्वसुष्च में भी स्वसा शब्द के आदि शकार को, आदि सकार को मूर्धन्य किया है। तो आचार्य का ये निर्देश पितृस्वसुष्ण मातृस्वसुष्च, ये निर्देश ज्ञापित करता है कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं परिभाषाओं के विषय में भी कार्यकाल पक्ष होता है, क्योंकि अगर आचार्य ऐसा ना देखते तो ऐसा प्रयोग ना कर पाते। आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि कार्यकाल पक्ष है परिभाषाओं में भी, तभी ये परिभाषाएं तस्मादित्युतरस्य और आधे परस्य वहां पर पहुंच गए। किसके पास? मातृपितृभ्याम श्वसा के पास, और उन्होंने नियमन कर दिया कि पंचमी निर्देश से उत्तर को कार्य होता है और उसमें भी आदि वर्ण को कार्य होता है। ये दोनों परिभाषाएं वहां पहुंच गई हैं, ऐसा आचार्य ने देखा है, तभी तो उन्होंने केवल प्रथम सकार को ही, स्वसा शब्द के प्रथम सकार को ही मूर्धन्य किया है, ठीक है। तो उनका जो ये प्रयोग है, निर्देश है, वही हमें ये बताता है कि आचार्य ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि परिभाषाएं कार्यकाल पक्ष वाली भी होती हैं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कार्यकाल परिभाषाओं के विषय में भी होने से कि परिभाषाएं असिद्ध प्रकरण में जाकर के भी उन सूत्रों का उपकार करेंगी। तस्मादित्युतरस्य का अर्थ क्या होता है सोनाली जी? पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो शब्द है उसके उत्तर को कार्य होता है। पंचमी निर्दिष्ट, पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो शब्द है उसके उत्तर को कार्य होता है।
पंच में निर्दिष्ट पद से उत्तर को कार्य होता है। और आधे ही परस से क्या कहता है? सुरभि जी बोलो। पर को कहा हुआ कार्य उसके आदि अल के स्थान पर होता है। पर को कहा हुआ कार्य आदि अल के स्थान पे होता है। ये दोनों सूत्र संबद्ध है ना, तस्मादित्युत्तरस्य और आदेहे परस्य। तस्मादित्युत्तरस्य, यहाँ पे उत्तरस्य शब्द का प्रयोग कर दिया है आचार्य ने, और आधे परस्य में परस्य का प्रयोग कर दिया है। लेकिन ये परस्य और उत्तरस्य एक ही बात है। परस्य कहो या उत्तरस्य कहो, एक ही बात है। तो आधे परस्य को आप ऐसा समझ लीजिए, आधे उत्तरस्य। ठीक है। तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र के कारण से जो कार्य उत्तर को प्राप्त हुआ था, वो उत्तर को प्राप्त हुआ कार्य कहाँ होगा? उत्तरस्य आदेहे भवति, उस उत्तर के आदि में होता है, आदि अल में हो जाता है। ठीक है। आंगवनास्त्रियम का क्या अर्थ है? जागृति जी, आंगवनास्त्रियम सूत्र क्या कहता है? घी संजक अंक से उत्तर आ के स्थान में घी संजक, घी संजक अंक से उत्तर आ के स्थान में ना आदेश होता है अस्त्रियाम। आ क्या है? टा। आंग को ना आदेश हो जाता है अस्त्री विषय में, स्त्री विषय में ना हो शब्द। तो मातृपितृभ्याम श्वसा क्या कहता है इंद्राणी जी? मातृपितृ शब्द से उत्तर स्वसा को मूर्धन्य आदेश होता है। स्वसा के सकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश होता है। स्वसा के आदि सकार को मूर्धन्य हो जाता है। समास से, समास में नहीं, विकल्प से नहीं आ रहा, वो मातुः पितुर्भ्याम अन्यतरस्याम में आ रहा है। न मुने का क्या अर्थ समझे शारदा जी? ना के परे रहते मुत्व होता है। ना के परे रहते मुत्व होता है, असिद्ध। ना के परे रहते है ना, ना के परे रहते मुत्व असिद्ध नहीं होता। ना भाव के करने में भी मुत्व सिद्ध नहीं होता। देवसुधा जी, न मुने, ना शब्द था ना, फिर ना का ये ने रूप कैसे बना दिया? न मुने में विभक्ति वचन बताना। न अव्ययपदम मूलुप्त विभक्तिकम। लुप्त विभक्तिकम। ने सप्तम लुप्त प्रथमांतम भी कह सकते हो, प्रथमांतम भी कह सकते हो नपुंसक लिंग में मानोगे तो। अगर पुल्लिंग मान रहे हो या स्त्रीलिंग मान रहे हो शब्द को, तो लुप्त प्रथमांत हो जाएंगे। क्योंकि जैसे गुरु शब्द है, गुरु विसर्ग सुनाई पड़ता है ना सु का, या धेनु शब्द है तो वहां भी सु का विसर्ग सुनाई पड़ता है। तो अगर मुंह को हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग निर्देश मान रहे हैं तो वहां पे विसर्ग सुनाई पड़ने चाहिए थे ना, जो कि नहीं पड़ रहे। तो उस स्थिति में आप उसको लुप्त विभक्तिकम कह सकते हो। लेकिन अगर आपको इसका कोई लिंग नहीं पता है, तो जब लिंग ना पता हो तो सामान्य रूप से किसका भी प्रयोग कर देते हैं? नपुंसक लिंग का। परिभाषा याद किए ना, वहां इस संदर्भ वाली कोई परिभाषा थी? अव्यक्ते गुण संदेहे नपुंसक लिंगम प्रयोजयेत। ठीक है। तो गुण संदेह है, हमें पता नहीं है कि कौन से लिंग वाला शब्द है, तो नपुंसक लिंग प्रयोग कर सकते हैं। नपुंसक लिंग कर सकते हैं तो इसको हम प्रथमांत भी मान सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सु और अम का लुक हो जाता है ना। जैसे मधु शब्द है, उसमें सु सुनाई नहीं पड़ता, उसका विसर्ग भी सुनाई नहीं पड़ता, तो उस समय इसको हम प्रथमांत भी मान सकते हैं। आपकी प्रथमावृत्ति में क्या दिखाया हुआ है? लुप्त प्रथमांत निर्देश। हाँ, तो वो लुप्त प्रथमांत अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द मान करके इसको तब लुप्त प्रथमांत कह रहे हैं। नपुंसक लिंग मानेंगे तो ये प्रथमांत भी हो सकता है। और आगे ने सप्तमी एक वचन कैसे बनाया? सप्तमी का एक वचन ना का ने बनाना था ना,
ना निर्देश करना था, उसका ने कैसे बना दिया? ना गी, हम्म गी का ई शेष रहेगा, ना ई आद गुण। ऐसा नहीं होता है, आद गुण कर दिया। ऐसा होता तो फिर सोमपा और गी सोमपे बनना चाहिए था। सोमपे तो नहीं बनता है, क्या बनता है आराध्या जी सप्तमी के एक वचन में? सोमपा शब्द का आकारांत जो शब्द होते, सोमपी ऐसा बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ना होकर के ये ने कैसे निर्देश कर दिया, ये पता कर क्या। आगे देखिए अब, तो कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इसके ज्ञापक हो गए। कार्यकालाः संज्ञाः भवन्ति, इसमें ज्ञापक आचार्य ने किसको बनाया है? न मुने को बनाया। और कार्यकालाः परिभाषाः भवन्ति, इसमें ज्ञापक किन निर्देशों को बनाया? नहीं, वो तो समझ भूमिका रखी थी मातृपितृभ्याम श्वसा को कह के, तो ज्ञापक कौन से सूत्र बने? पितृश्वशुश्चण मातृश्वशुश्च, ये ज्ञापक बने इस बात को बताने में कि परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष होता है। आगे देखिए, अब यथोद्देश्य के लिए कहते हैं पुनर्यथोद्देश्यम अस्ति कथम ज्ञायते, कहते हैं कि अच्छा संज्ञाओं और परिभाषाओं के बारे में कार्यकाल पक्ष होता है, ये ठीक है, लेकिन यथोद्देश्य पक्ष भी होता है। इति कथम ज्ञायते, ये बात कैसे जानी जाती है? तो कहा शपूर्वहं धृतराज्यामणि इत्यत्र राज्याम इति यद निर्दिशति तेन ज्ञायते। ये सूत्र है ना आचार्य का, शपूर्वहं धृतराज्याम अणि, राज्याम अणि क्या अर्थ है? दिया जी अभी पढ़ा था आप लोगों ने तो 6-4, शपूर्वहं धृतराज्यामणि का क्या अर्थ? शपूर्व वाले अन और हन और धृतराजाम, धृतराजन शब्द रहेगा, धृतराजन, इनके अन के आकार का लोप हो जाता है, अण के परे रहते, ये अर्थ है सूत्र का। ठीक है, सूत्रार्थ से कुछ विशेष वो नहीं है यहाँ पे अभी। देखिए ऐसा, हाँ राज्याम इस प्रयोग को ज्ञापक बना रहे हैं, कैसे? कथम, तो कहा राजन आम इत्यत्र पद संज्ञा भ संज्ञा च प्राप्यते। राजन आम दोनों संज्ञाएं प्राप्त है, भ भी और पद भी। पद संज्ञा किस सूत्र से प्राप्त है? राजन आम इत्यत्र पद संज्ञा भ संज्ञा च प्राप्यते। सुप्तिंगंतम पदम से बता रहे हो? हाँ, सुप्तिंगंतम पदम से करोगे तो पूरे की होगी, हम इतने की पूछ रहे हैं अभी। राजन की पद संज्ञा प्राप्त है क्या? तो प्राप्त है ना, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने क्या कहता है सौम्या जी? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने क्या कहता है? सर्वनाम स्थान भिन्न, स्वादियों के परे रहते पूर्व का पद संज्ञा। हाँ, पूर्व की पद संज्ञा होती है, सप्तमी विभक्ति है ना, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से लग करके क्या अर्थ हो जाएगा? स्वादि प्रत्ययों के परे रहते, जो कि सर्वनाम स्थान भिन्न है। कैसे स्वादि प्रत्यय? सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय, उनके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है। तो ये स्वादियों में आता है ना। स्वादि प्रत्यय कहाँ से कहाँ तक बताए थे दीपिका जी? हाँ, कब तक? सौजस के सु से लेकर के उरह प्रभृतिभ्यः कब के कब तक सारे प्रत्यय स्वादी हैं, तो ये भी उसी में आता है, स्वादियों में। और सर्वनाम स्थान भिन्न भी है। सर्वनाम स्थान भिन्न कैसे शारदा जी? सर्वनाम स्थान भिन्नता कैसे दिखाओगे इसकी? हाँ, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा किनकी होती है? सुठ प्रत्ययों की होती है। सुऔजस अम औट, सुठ अनपुंसकस्य। अनपुंसकस्य माने नपुंसक भिन्न, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनमें सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? सुठ की होती है, केवल 5 प्रत्ययों की, सुऔजस अमौट। तो उनसे ये आम भिन्न है, तो सर्वनाम स्थान भिन्न हो गया ना। राजन पुल्लिंग शब्द है, तो शी सर्वनाम स्थानम को तो देखना ही नहीं हमें, पुल्लिंग शब्द है तो केवल किसको देखना है? सुड नपुंसकस्य को देखना है। तो सुड नपुंसकस्य से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय है, इसके परे रहते राजन की क्या पाती है? पद संज्ञा। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। और भ संज्ञा भी पाती है। भ संज्ञा में पद संज्ञा से कितना विशेष है?
बस यची विशेषण और डाल दिया, बाकी सब तो वैसा ही है ना। सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए, स्वादि प्रत्यय होना चाहिए जो कि ये है, और साथ में कैसा होना चाहिए, या तो यकार आदि या तो अजादि, तो ये अजादि है, ठीक है ना। तो इस अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या भी पाई, भ संज्ञा भी पाई। तो पद संज्ञा और भ संज्ञा दोनों जब पा रही हैं तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए आगे। राजन आम इत्यत्र पद संज्ञा भ संज्ञा च प्राप्यते, यहाँ दोनों संज्ञाएं राजन शब्द की प्राप्त हो रही हैं। आकडारादे का संज्ञा इति परिभाषाम अनुसृत्य अनवकाशाम भ संज्ञाम विधाय। अब कहते हैं कि ये दोनों संज्ञाएं किस प्रकरण में पढ़ी हुई है, आकडारादे का संज्ञा। उस सूत्र का क्या अर्थ है, आकडारात माने कडार शब्द से पहले पहले एक संज्ञाधिकार समझना चाहिए, और एक संज्ञा होगी। अब यहाँ दोनों संज्ञाएं प्राप्त है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, एक ही संज्ञा हो सकती है। तो कौन सी संज्ञा करेंगे, या परा अनवकाशा च, जो या तो परे हो या तो अनवकाश हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये अनवकाश है भ संज्ञा, क्योंकि जहां जहां भ संज्ञा प्राप्त होगी वहां वहां कौन सी संज्ञा प्राप्त होगी ही, पद संज्ञा, है ना, होगी ही ना। क्योंकि जैसे पद संज्ञा का इतना बड़ा क्षेत्र है, ये सारे स्वादि प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान भिन्न, ठीक है, ये पूरा का पूरा किसका क्षेत्र हो गया, पद संज्ञा का। ये प्रत्यय जितने भी हैं ये सारे पद संज्ञा के विषय थे, इनसे पूर्व की क्या हो जानी चाहिए थी, पद संज्ञा। अब जो है इसी में से एक छोटा सा किसने लिया है, भ संज्ञा ने, इसी में से तो लिया है। उसने कहा कि जो यकार आदि हो और अजादि हो उनमें भ होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम यकार आदि अजादि में भी पद संज्ञा ही कर दें तो भ संज्ञा कहीं हो पाएगी क्या, इसी के बीच में से तो थोड़ा सा क्षेत्र लिया था ना भ संज्ञा ने, और इस क्षेत्र में भी अगर पद संज्ञा ही हो जाए तो भ संज्ञा को कहीं भी अवकाश नहीं मिलेगा, इसलिए भ संज्ञा कैसी है, अनवकाशा, ठीक है। तो भ संज्ञा अनवकाश है, इसलिए कह रहे हैं कि अनवकाश होने के कारण से भ संज्ञाम विधाय, भ संज्ञा करके, विधाय माने करके, ल्यबंत प्रयोग है। तन्निमित्तकम अल्लोपम कृत्वा, तन्निमित्तकम माने तत्से किसको ले, भ संज्ञा को, भ संज्ञा निमित्तकम, भ संज्ञा निमित्तम यस्य तत् भ संज्ञा निमित्तकम, भ संज्ञा निमित्त वाला अल्लोपम कृत्वा, अल्लोप करके, राज्यामिति निर्दिशति आचार्य। कह रहे हैं कि आचार्य ने राज्याम प्रयोग बना के दिखाया। कैसे बना के दिखाया, प्रारंभिक स्थिति में यहाँ दोनों संज्ञाएं प्राप्त थी, पद संज्ञा भी और भ संज्ञा भी, लेकिन दोनों संज्ञाएं एक संज्ञाधिकार में है, आकड़ा आदि का संज्ञाधिकार में है, तो वहां पर एक ही संज्ञा हो सकती है कोई दोनों में से। तो हमने देखा कि यहाँ पे अनवकाश होने के कारण से कौन सी संज्ञा होनी चाहिए, भ संज्ञा होनी चाहिए, और जब भ संज्ञा हो जाती है तो भस्य के अधिकार में सूत्र पढ़ा हुआ है अल्लोपो नः, जो कि क्या कहता है, अनंत भ संज्ञक अंग के अन के आकार का लोप हो जाता है। फिर से बोलिए, क्या कहता है, जब अंग के अन के आकार का लोप हो जाता है। अन को 2 बार बोलना पड़ेगा क्योंकि उस शब्द में और कोई भी आकार हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें किस आकार का लोप करना पड़ता है, अन के ही आकार का। तो अनंत भ संज्ञक अंग के अन के आकार का लोप हो जाता है। तो अनंत भ संज्ञक अंग है ना, अनंत, अन इसके अंत में है, अनंत भ संज्ञक अंग है, अन के आकार का लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, अब क्या करें आगे, संधि कार्य प्राप्त है, स्तोह श्चुना श्चुहु। क्या कहता है, सकार या तवर्ग के योग में, तवर्ग का योग है ना, ये न का योग है, तवर्ग का योग है, तो स्तोह श्चुना श्चुहु, अच्छा जी, ठीक है, श्चुना श्चु, श्चु शकार और चवर्ग के योग में, इसका योग देखना है, चवर्ग के योग में स्तोह, सकार और तवर्ग के स्थान में, ये तवर्ग है, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, शकार और चवर्ग हो जाएगा क्रमशः। तो तवर्ग के स्थान में हमें क्या करना है, चवर्ग करना है। तो चवर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
पंचम वर्ण ही हो जाएगा। ये तवर्ग का पंचम वर्ण है, इसके स्थान पे चवर्ग का पंचम वर्ण हो गया। तो ये क्या बन गया? राज्याम। ज्या और या को मिला के ही तो हम ऐसा लिख देते हैं ना, और आगे आ है ही, तो ये राज्याम ऐसा निर्देश किया है आचार्य ने। तो आचार्य कैसे देखो अभी, हाँ वो तो समझते हैं, लेकिन इन्होंने इतना ही दिखाया ना केवल अभी। राज्याम अलग कहीं होता तो भी जो है राज्याम बन ही जाता। अभी हम पूरा अण के परे रहते प्रयोग नहीं दिखा रहे ना, इसलिए इन्होंने केवल राज्याम ले लिया। श पूर्वहन्त्रित राज्यामणीत्यत्र राज्यामिति यत् निर्दिशति तेन ज्ञायते। कथम राजनामित्यत्र पदसंज्ञा भसंज्ञा च प्राप्यते। आकडारादेका संज्ञा इति परिभाषाम् अनुसृत्य अनवकाशां भसंज्ञां विधाय तन्निमित्तकमल्लोपं कृत्वा राज्यामिति निर्दिशति आचार्यः। तच्च पौर्वापर्यं तदैव भवितुमर्हति यदा यथा पाठम्, अर्थात संज्ञा परिभाषयोः सूत्रयोर उच्चारण देशोनुक्रियते, अतः स्पष्टम यथोद्देशमस्ति इति। अब कह रहे हैं कि ये जो राज्याम निर्देश किया हुआ है ना सूत्र में, यद्यपि वो धृत राज्याम प्रयोग है, कोई बात नहीं, तो भी उसका राज्याम ही ले लिया सामान्य रूप से। आप धृत राज्याम भी करके दिखा सकते हो। समास कर लीजिए पहले, धृतः राजा येन, है ना, ऐसा करके भी धृत राजन शब्द बन जाएगा बहुव्रीहि में। फिर धृत राजन आम, बाकी पूरी प्रक्रिया वही है, धृत राज्य। अब धारण किया है राजा को जिसने, कोई हो सकते हैं उसके अमात्य, गुरु आदि कोई भी। धृतः राजा येन, धृतः राजा येन, तो राज्याम प्रयोग बन गया। अब कह रहे हैं कि इसी से, इस राज्याम प्रयोग से ही, इस राज्याम निर्देश से ही ज्ञापित हो जाती है ये बात कि संज्ञाओं का यथोद्देश पक्ष होता है। कैसे ज्ञापित हुई? तो कह रहे हैं कि देखो आपने जो है वो ये देखा ना कि भ संज्ञा परे है और अनवकाश है। ये परे है कैसे देख पाए? जब ये दोनों संज्ञाएं कहाँ थी? अपने अपने स्थान पे ही थी। स्वादिश्व सरनाम स्थान 17 नंबर सूत्र है ना, और ये चीभम 18 नंबर है। तो ये इतना तो निश्चित है कि परे है ना, ये चीभम जो है वो परे है सूत्र क्रम में। तो ये परत्व कब देख पाएंगे हम? जब वो सूत्र अपने अपने स्थान पे रहे। नहीं तो परत्व नहीं देखा जा सकता ना, अगर उनका स्थान बदल जाएगा या वो किसी अन्य के स्थान पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम परत्व नहीं देख पाएंगे। शास्त्र दृष्टि से विप्रतिषेधे परम कार्यम जो कहा हुआ है उसकी दृष्टि से परत्व नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। तो इसी से ये पता चलता है, यही लिखा है ना, देखिए, तच्च पौर्वापर्यम। ये जो पौर्वापर्य देखा हमने कि स्वादिश्व सरनाम स्थान संज्ञा जो है वो पूर्व में है और यचीभम ये परे है। ये पौर्वापर्य तभी हो सकता है यदा, जब यथापाठम, यथापाठम सूत्रयोः उच्चारण देशो अनुक्रियते। पाठ के अनुसार, उच्चारण के अनुसार ही उनका स्थान हम स्वीकार कर लें। अतः स्पष्टम यथोद्देशम अस्ति इति, इसलिए स्पष्ट रूप से यथोद्देश है। किसमें दिखाया? अभी संज्ञाओं के विषय में, ठीक है, संज्ञाओं के विषय में यथोद्देश पक्ष का ज्ञापक बना दिया। नहीं तो यहाँ पे और क्या कल्पना कर सकते हो आप? अगर इनका यथास्थान ना हो, केवल कार्यकाल पक्ष हो, ठीक है, कार्यकाल पक्ष हो तो अल्लोपो नह के पास तो पहुंच जाएगी भ संज्ञा, यचीभम, है ना, क्योंकि उसको भ संज्ञा की आवश्यकता है, वो भ संज्ञा में कार्य करता है। और न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य के पास कौन पहुंच जाएगा? स्वादिश्व सरनाम स्थाने, है ना। तो फिर परत्व किसका मानना पड़ेगा? फिर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य का परत्व है। फिर वो अलग बात है, अभी केवल संज्ञाओं का परत्व देख रहे हैं आप, तो इस दृष्टि से कह रहे हो ना कि वो तो असिद्ध है, ये तो सिद्ध प्रकरण। भाई वो सूत्र कहता है न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिकांत तो नहीं घट रहा है क्या? अगर स्वादिश्व सरनाम स्थान संज्ञा वहां पे पहुंच जाए और राजन की पद संज्ञा कर दे तो घट रहा है,
ठीक है, और परे भी उसी को मानना पड़ेगा फिर, तो अनिष्ट ही होने लग जाएगा। तो यथोद्देश पक्ष भी है। यथोद्देश पक्ष में पद संज्ञा और भ संज्ञा जहाँ है वही मानी जाएंगी, तो भ संज्ञा हो जाएगी पद संज्ञा को बाध करके। ठीक है, आगे देखिए। अधुना परिभाषाणां यथोद्देश पक्षः साध्यते। अब परिभाषाओं का यथोद्देश पक्ष भी सिद्ध करते हैं। याडापः इत्यत्र घेर गिति इत्यतो गिति इति अनुवर्तते। याडापः सूत्र में भी घेर गिति से गिति की अनुवृत्ति आती है। याडापः का अर्थ क्या है? आपः पंचम्यंत रूप है, तो आबंत अंग से उत्तर गिति। ये गिति जो सप्तमी है ये षष्ठी में बदल जाता है, इसलिए अर्थ क्या हो जाता है? क्यों बदल जाता है? तस्मादित्युत्तरस्य, पंचमी निर्देश से उत्तर को कार्य होता है ना, तो आपः पंचमी निर्देश है तो उससे उत्तर को कार्य होना है, इसलिए गिति ये किस में बदल जाएगा? गितः, इस अर्थ में बदल जाएगा। तो आबंत अंग से उत्तर गित को, गित प्रत्यय को किसका आगम होता है? याट का आगम होता है, इसीलिए आपके लतायः आदि रूप बन जाते हैं ना। तो ये सूत्रार्थ है। ततः आबंतादंगाद गिति परतो याडागमो भवति इति सूत्रार्थः संपद्यते। ये सामान्य लिखा हुआ है, आबंत अंग से उत्तर गित के परे रहते याडागम होता है। गित के परे रहते याडागम होता है का अभिप्राय यही है कि गित को याटागम होता है, गित प्रत्यय को याटागम होता है। ये सूत्रार्थ हो गया। अब कहते हैं तत्र आपः इति पंचमी निर्देशात् तस्मादित्युत्तरस्य इति उत्तरस्य कार्यं प्राप्नोति। ठीक बात है ना। याडापः में आपः पंचमी है तो कार्य किसको प्राप्त होगा? उत्तर को कार्य प्राप्त होगा। तस्मादित्युत्तरस्य आएगा, उत्तर को कार्य करेगा, प्राप्त कराएगा। और उसी तरह से समस्या दिखा रहे हैं कि तथा गिति इति सप्तमी निर्देशात्, गिति भी तो सप्तमी निर्देश है। ये मैंने पहले ही आपको निर्णय करके बता दिया। अभी उस निर्णय को थोड़ी देर जो है वो, उससे पहले समस्या क्या है वो देखो। ठीक है, समस्या ये है कि आपः पंचमी निर्देश है, उसके कारण से तस्मादित्युत्तरस्य उत्तर को कार्य होना चाहिए, और गिति सप्तमी निर्देश है, उसके कारण से तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य लग करके पूर्व को कार्य होना चाहिए। अब एक सूत्र कह रहा है उत्तर को कार्य करो, एक कह रहा है पूर्व को कार्य करें, तो किसको कार्य करें ये समस्या है। तथा गिति इति सप्तमी निर्देशा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पूर्वस्य कार्यं प्राप्नोति, पूर्व को कार्य प्राप्त होता है। द्वयोः परिभाषयोर विरुद्ध कथना संदेहो भवति कस्य वा याडागमः स्यात्। तो दोनों परिभाषाएं विरुद्ध कह रही है ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि लता है हमारे पास, शब्द आबंत है ना, लता आबंत शब्द है, गित प्रत्यय ले लेते हैं गस। ठीक है, गस का अस बच गया। अब तस्मादित्युत्तर से कह रहा है कि लता से उत्तर इस अस को क्या कर दो? याटागम कर दो। ठीक है, और गिति सप्तमी निर्देश है, वो कह रहा है कि गित प्रत्यय के परे रहते पूर्व को क्या कर दो? याट कर दो। पूर्व को करेंगे तो यहाँ आके बैठेगा ना। ठीक है, तो अब ये समस्या है कि किसकी बात मानी जाए, तस्मादित्युत्तर की बात मानी जाए या तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य की बात मानी जाए। तो आगे देखिए, ऐसा स्थिति ही केवल कार्यकाल पक्षाश्रयेण समुद्भवति। ये स्थिति कब बनती है? जब कार्यकाल पक्ष हम ले रहे हैं, क्योंकि कार्यकाल पक्ष में दोनों ही परिभाषाएं किसके पास पहुंच गई? याडापः सूत्र के पास पहुंच गई है ना। तो दोनों कह रही हैं कि हमें लगा लो, हमें लगा लो। तो यतः कार्यकाल पक्षे परिभाषाणां विधिवाक्येन सह एक वाक्यताम् आपन्नानां सर्वेषां सह समानकालत्वात् विप्रतिषेधे परम कार्यमिति व्यवस्था न भवति। और ये समस्या क्यों आ रही है कि यतः, क्योंकि कार्यकाल पक्ष में परिभाषाणाम विधि वाक्येन सह, परिभाषाओं का, जो कि कैसी परिभाषाएं हैं? विधि वाक्येन सह एक वाक्यताम आपन्नानाम सर्वेषाम सह समान कालत्वात्, वो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को आपन्न हो गई हैं परिभाषाएं, तो सबका जो है उनका क्या है? समान काल ही है। और सबका जब समान काल है तो विप्रतिषेधे परम कार्यमिति व्यवस्था न भवति। विप्रतिषेधे परम कार्य वहां लगा नहीं पाएंगे ना हम। कैसे निर्णय करें कि इन दोनों परिभाषाओं में से कौन सी परे है? दोनों ही याडापः के काल की हो गई है। ठीक है, याडापः का जो काल है वही किसका भी काल है?
तस्मादित्युतरस्य का भी काल है, वही काल तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य का भी है, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो ये समस्या किस पक्ष में आ रही है? जब हम परिभाषाओं का अगर केवल कार्यकाल पक्ष ही माने तो समस्या है। तो एवं सति समज्ञाति धनाख्यायामिति सूत्र्याख्यायामिति शब्दं प्रयुञ्जान आचार्यः ज्ञापयति परिभाषाणां यथोद्देश्य पक्षोऽपि अस्ति। तो ऐसी समस्या होने पर समाधान के रूप में कह रहे हैं, समज्ञाति धनाख्यायाम सूत्र पढ़ा है ना आचार्य ने, वहाँ जो आख्यायाम शब्द पढ़ा है उससे हमें पता चलता है कि आचार्य ऐसा देखते हैं कि परिभाषाओं के विषय में यथोद्देश्य पक्ष भी होता है। कैसे पता चलेगा? आख्यायाम शब्द पढ़ा है। आख्यायाम कैसे बनाएंगे? आख्या गी, ठीक है। और इस गी को गेराम नद्याम निभ्य, गेराम नद्याम निभ्य 7-3 में ही सूत्र है ना आपका। तो गेराम नद्याम निभ्य का ये अर्थ होता है गी को आम हो जाता है। किस किस से उत्तर? गेराम, हाँ, नदी संजक से, आबंत से और नी से उत्तर, सेनानी आदि का जो नी है उससे उत्तर। तो ये भी आबंत है आख्या शब्द, इससे उत्तर गी को क्या हो जाएगा? आम। और फिर याडापह, आबंत शब्द से उत्तर ये गित प्रत्यय है, इसको क्या कर दिया आचार्य ने? याट आगम। ये याट यहाँ बिठाया आचार्य ने, तभी तो आख्यायाम शब्द बन गया ना। आख्यायाम, ये संधि हो गया का सवर्ण दीर्घ होके क्या बना दिया? आख्यायाम, ठीक है। तो आचार्य ऐसा देख रहे हैं ना कि याट आगम कहाँ होता है? गित को होता है। याट आगम गित को होता है, आबंत अंग को नहीं होता। और आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल तस्मादित्युतरस्य परिभाषा लगेगी, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य नहीं लगेगी। और इस निर्णय पे कब पहुंचा जा सकता है? जब हम इन परिभाषाओं में यथोद्देश्य पक्ष माने और इन दोनों का विप्रतिषेध होने पर किससे निर्णय कर ले? विप्रतिषेध है परम कार्यम। इन दोनों में परे कौन पढ़ी हुई है? तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से पहले है ना सूत्र, और तस्मादित्युतरस्य बाद में है। तो विप्रतिषेध है परम कार्यम लगा करके उत्तर को कार्य होता है, ऐसा आचार्य ने देखा। उस देखने के अनुसार मैंने आचार्य ने सबसे पहले क्या देखा कि परिभाषाओं में केवल कार्यकाल पक्ष ही नहीं होता, यथोद्देश्य पक्ष भी होता है। और यथोद्देश्य पक्ष भी होता है तो दोनों परिभाषाएं अपने अपने स्थान पे तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से पहले है, तस्मादित्युतरस्य बाद में। और जब उनका स्थान निश्चित है तो विप्रतिषेधे परम कार्यम लग करके निश्चय हो जाएगा कि जहाँ दोनों पहुंचने लगे, जिसका उपकार करने के लिए दोनों प्रवृत्त होने लगे, तो वहां कौन सी लगेगी? तस्मादित्युतरस्य लगेगा। तस्मादित्युतरस्य लगेगा तो वो पर को कार्य करा देगा। ऐसा समझ करके आचार्य ने आख्यायाम ये प्रयोग किया है। तो आख्यायाम ये निर्देश ज्ञापक हो गया कि परिभाषाओं का यथोद्देश्य पक्ष भी होता है। तो उस परिभाषा का यथोद्देश्य पक्ष है तो यहाँ भी निर्णित हो गया कि याट यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से आएगा नहीं ना कार्य करने के लिए। कौन आएगा? केवल कौन प्रवृत्त होगा यहाँ विधि सूत्र का उपकार करने के लिए? तस्मादित्युतरस्य। तो याट यहाँ होकर के ये याट और अस का संधि कार्य हो गया, अकः सवर्ण दीर्घ लता याह, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखिए एवं सति समज्ञाति धनाख्यायामिति सूत्रे आख्यायामिति शब्दं प्रयुञ्जानः आचार्यो ज्ञापयति परिभाषाणां यथोद्देश्य पक्षोऽपि अस्ति इति। तो कथं ज्ञायते, कैसे ज्ञापित होता है? तो उच्यते आख्यायते अनया इति करण साधने आंग पूर्वाख्याय प्रकथन इति धातोरातश्चोपसर्गे इति अंग प्रत्यय कृते आतो लोप इति च इति धातोराकरस्य लोपे कृते अजादि तष्टात् तष्टापिति टापि सति आख्य आख्या शब्दः सिद्ध्यति। ये आख्या शब्द की भी सिद्धि बताती, यद्यपि आपका यहाँ कोई ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं है आख्या शब्द की सिद्धि का, फिर भी आप समझ सकते हैं। इन्होंने जो कहा आंग पूर्वक ख्याय प्रकथने धातु है और उससे क्या प्रत्यय कर दिया? अंग प्रत्यय। कौन से सूत्र से? आतश्चोपसर्गे से। करण अर्थ में किया, ये दिखाई दिया है आख्यायते अनया, तो करण अर्थ में अंग प्रत्यय कर दिया। अब अंग प्रत्यय गित है, सूत्र क्या लग जाएगा? आतो लोप इति च। ठीक है, आतो लोप इति च से आकारांत अंग का लोप हो जाता है, अलोन्त्यस्य से
अंतिम आकार का लोप हो गया। अजादि किंगित प्रत्यय के परे रहते, ये अजादि किंगित है, या तो इडादि हो या तो अजादि हो, तो ये अजादि किंगित है, इसके परे रहते आकार का लोप हो गया, ये स्थिति रही। आंग के साथ समास हो जाएगा इस ख शब्द का, तो क्या बन गया? आख्य। प्रत्यय भी पहले ही आ जाता है, स्त्री प्रत्यय भी, तो ये क्या बन जाएगा? टाप आकर के आख्या। बस ये सिद्धि दिखा रहे हैं, फिर आगे कार्य वही है जो हम पहले ही देख चुके हैं, उसको देखिए। ततः आख्या शब्दात् सप्तमी एक वचने आख्या गी गेराम नद्याम निभ्य इति गेह स्थाने आमी कृते आख्या आम, ठीक है ना, आख्या आम बन जाएगा। फिर याडापह इति याठ प्राप्नोति, अब याडापह से याठ पाएगा। गिति इति सप्तमी निर्देशात पूर्व से याठ स्यात्, गिति सप्तमी निर्देश के कारण से तो क्या होना चाहिए? याठ पूर्व को होना चाहिए। तथा आपह इति पंचमी निर्देशाद उत्तर से स्यात्, और आपह इस पंचमी निर्देश के कारण से उत्तर को होना चाहिए। तत्र यथोद्देश्य पक्षाश्रयणेन, लेकिन आचार्य ने वहां क्या किया? फिर यथोद्देश्य पक्ष का आश्रयण किया और उसके आश्रयण से विप्रतिषेधे परम कार्यमिति परत्वात्, ये परिभाषा लगाई, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध होने पर, दो सूत्रों का परस्पर तुल्य बल विरोध होने पर, तुल्य बल वालों का विरोध होने पर का कार्य हो जाता है। इति परत्वात्, जब यथोद्देश्य पक्ष है तो परे कौन है? तस्मादित्युत्तरस्य, उसके पर होने से पंचमी निर्देशानुसारम, पंचमी निर्देश के अनुसार गेर याड आगमम कृत्वा, गी को याट आगम करके, आख्यायाम इति यदयम प्रयुक्ते, आख्यायाम ये जो ऐसा प्रयोग आचार्य कर रहे हैं, ततो ज्ञायते परिभाषाणाम यथोद्देश्य पक्षोपि अस्ति, उससे हमें ज्ञात होता है कि परिभाषाओं का यथोद्देश्य पक्ष भी है। ठीक है, तो आख्यायाम निर्देश को आचार्य ने ज्ञापक बना दिया परिभाषाओं के यथोद्देश्य पक्ष में, और हंद्रित राज्यामणि के राज्याम प्रयोग को आचार्य ने ज्ञापक बनाया है संज्ञाओं के यथोद्देश्य पक्ष में। अस्तु, अद्य तावदेव। ओ